हेलो बच्चों, एसवीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, कल अपना टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, मानव के अंदर पाचन तंत्र। इसके कुछ एक भाग पढ़े थे अपने, जैसे मुख्य बारे में पढ़ा था, यहाँ पे मुख्य गुहा के बारे में, घर्षणी, घर्षिका, आमाशय, यहाँ तक आपने कल पढ़ा था। देखो, मुख्य यहाँ पर ओष्ठनुमा संरचनाओं से घिरा था और दरारनुमा छिद्र के रूप में उपस्थित है, जो आगे मुख्य गुहा के अंदर खुलता है। इसके अंदर सेकंड भाग था मुख्य गुहा। मुख्य गुहा के अंदर यहाँ पे ऊपर की ओर कठोर और जो कोमल तालु है वो उपस्थित होते हैं, जबकि पार्श्व के अंदर गाल पाए जाते हैं और नीचे की ओर जीभ पाई जाती है, जो कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो स्वाद होते हैं उनका ज्ञान करवाती है। फिर था यहाँ पे घर्षणी। जो मुख्य गुहा है ये आगे किसके अंदर खुलती है? घर्षणी के अंदर खुलती है। घर्षणी के अंदर यहाँ पर श्वसन पथ और यहाँ पर जो भोजन पथ होता है दोनों उपस्थित होते हैं। यहाँ पर जो श्वसन पथ होता है उसे गाठी द्वार कहते हैं और जो भोजन पथ होता है उसे निंगल द्वार कहते हैं। भोजन पथ था उसे किस नाम से जाना जाता है? निंगल द्वार के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात आपको बताया था कि जो घर्षणी है ये घर्षिका के अंदर खुलती है और जो घर्षिका होती है गिरवा और जो वक्षीय भाग होता है उसको भेद करके उदर गुहा के अंदर आमाशय के अंदर प्रवेश करती है। आमाशय यहाँ पर एक थैलीनुमा संरचना थी जिसके अंदर तीन भाग थे। एक था यहाँ पे कोर्डियक, दूसरा था फंडस और तीसरा था पाइलोरिक। कोर्डियक भाग था यहाँ पे जो घर्षिका वाला भाग था उससे जुड़ा हुआ जो भाग था उसे कोर्डियक कहते हैं। यहाँ पे कपाट पाया जाता है जिसे कोर्डियक कपाट के नाम से जाना जाता है। कोर्डियक जो कपाट है ये भोजन को आमाशय से घर्षिका के अंदर जाने से रोकता है। दूसरा भाग आता है यहाँ पे फंडस। आमाशय का अधिकांश जो भाग होता है वो कौन सा होगा? फंडस वाला। फंडस यहाँ पर आमाशय का 80% भाग बनाता है और इस भाग के अंदर यहाँ पे जो जठर रस होता है या फिर एसियल अम्ल होता है उसका श्रावण किया जाता है। तीसरा था इसके अंदर पाइलोरिक भाग। आमाशय का अंतिम भाग जो ग्रहणी से जुड़ा हुआ होता है उस भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक भाग कहते हैं। इस भाग के अंदर पाइलोरिक छिद्र उपस्थित होता है और इस छिद्र के द्वारा यहाँ पर जो ग्रहणी होती है उसमें से भोजन आमाशय के अंदर नहीं आता है। इसके बाद में देखना आगे टॉपिक आता है यहाँ पे ग्रहणी। अब देखो, ग्रहणी, इसके अलावा दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। ये तीनों भाग यहाँ पे मिलकर के छोटी आंत का निर्माण करते हैं। ग्रहणी, जेजुनम व इलियम, ये तीनों आपस में मिलकर के यहाँ पे किसका निर्माण करते हैं? छोटी आंत का निर्माण करते हैं। देखो, यहाँ पे छोटी आंत कहाँ से प्रारंभ होती है? यहाँ पर जो आमाशय है, आमाशय के पाइलोरिक भाग से ये स्टार्ट हो रही है और इसका एक सिरा तो यहाँ पे पाइलोरिक या आमाशय से जुड़ा है और दूसरा जो सिरा होगा ये किससे जुड़ा रहेगा? यहाँ पे बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे देखना, पहली है यहाँ पे छोटी आंत के अंदर पहला भाग है ग्रहणी होती है। देखो, आमाशय से निकली हुई जो संरचना है यहाँ पे ग्रहणी है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। लंबाई इसकी 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ग्रहणी के अंदर जो यकृत और अग्नाशय जो ग्रंथियां होती है ये दोनों यहाँ पर ग्रहणी के अंदर खुलती है। यकृत जो ग्रंथि है ये पीत वाहिनी द्वारा और जो अग्नाशय ग्रंथि है अग्नाशय वाहिनी के द्वारा ग्रहणी के अंदर खुलती है। यकृत के द्वारा यहाँ पे भोजन के अंदर पीत रस का श्रवण किया जाता है, जबकि जो अग्नाशय वाहिनी अग्नाशय है उसके द्वारा यहाँ पे अग्नाशय रस का श्रावण किया जाता है। इसके बाद में आता है सेकंड नंबर जेजुनम। जेजुनम को बोलते हैं मध्यांतर, हिंदी में बोलते हैं इसको मध्यांतर। देखो, छोटी आंत, इसका जो सेकंड भाग है यहाँ पे जेजुनम है। ये यहाँ पे लगभग 1 मीटर
लंबी संरचना है, 1 मीटर लंबी संरचना है। इसके अलावा ये कुंडलित संरचना के रूप में उपस्थित होती है। तीसरा आता है इसके अंदर इलियम, जो छोटी आंत है उसका सबसे बड़ा भाग होता है। इलियम छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। इसे शुद्रांत्र के नाम से जाना जाता है। इस भाग को किस नाम से जाना जाता है? शुद्रांत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आता है, यहाँ पे छोटी आंत के बाद में आता है बड़ी आंत। अब देखना, बड़ी आंत के भी यहाँ पर 3 भाग है। एक आता है इसमें सिक्कम, दूसरा आता है कोलोन और तीसरा आता है इसके अंदर यहाँ पे रेक्टम या मलाशय। देखो, सिक्कम वह भाग होता है जहाँ पर छोटी व बड़ी आंत दोनों जुड़ी हुई होती है, उस भाग को क्या बोलते हैं? सिक्कम कहते हैं। ये वाला देखना, यहाँ पे छोटी आंत का भाग है, आगे बड़ी आंत का भाग है। इस सिक्कम वाला जो भाग है, इस भाग के अंदर लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की और 8 सेंटीमीटर लंबी एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना को कर्मी रूपी परिशेषिका, कर्मी रूपी परिशेषिका कहते हैं, या फिर आप इंग्लिश में अपेंडिक्स भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे मानव के अंदर अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। देखो, जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के अंदर प्रथम भाग है सिक्कम। सिक्कम के अंदर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर व्यास की और 8 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका के समान संरचना पाई जाती है। इस संरचना को यहाँ पे कर्मी रूपी परिशेषिका कहते हैं, जो कि मानव के अंदर अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। सेकंड आता है यहाँ पे कोलोन। कोलोन यहाँ पे लंबी अकुंडलित संरचना होती है। अकुंडलित संरचना है जिसकी लंबाई लगभग 130 सेंटीमीटर होती है। देखो, सेकंड भाग कौन सा है? कोलोन वाला, लंबी अकुंडलित और 130 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। यहाँ पे जो कोलोन वाला जो भाग है, इस भाग के अंदर जल व लवण को अवशोषण करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है। जल व लवणों को अवशोषित करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि यहाँ पर भोजन में से जल व लवणों को अवशोषित करने का कार्य करती है। तीसरा इसका भाग आता है मलाशय। जो बड़ी आंत है उसका अंतिम जो भाग होता है, उस भाग को क्या बोलते हैं? मलाशय कहते हैं। ये जो भाग है, इसके अंदर यहाँ पर जो मल होता है या फिर अपचित जो भोजन होता है, इस सिक्कम वाला जो भाग है, इस भाग के अंदर लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की और 8 सेंटीमीटर लंबी एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना को कर्मी रूपी परिशेषिका, कर्मी रूपी परिशेषिका कहते हैं, या फिर आप इंग्लिश में अपेंडिक्स भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे मानव के अंदर अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। देखो, जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के अंदर प्रथम भाग है सिक्कम। सिक्कम के अंदर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर व्यास की और 8 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका के समान संरचना पाई जाती है। इस संरचना को यहाँ पे कर्मी रूपी परिशेषिका कहते हैं, जो कि मानव के अंदर अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। सेकंड आता है यहाँ पे कोलोन। कोलोन यहाँ पे लंबी अकुंडलित संरचना होती है। अकुंडलित संरचना है जिसकी लंबाई लगभग 130 सेंटीमीटर होती है। देखो, सेकंड भाग कौन सा है? कोलोन वाला, लंबी अकुंडलित और 130 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। यहाँ पे जो कोलोन वाला जो भाग है, इस भाग के अंदर जल व लवण को अवशोषण करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है। जल व लवणों को अवशोषित करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि यहाँ पर भोजन में से जल व लवणों को अवशोषित करने का कार्य करती है। तीसरा इसका भाग आता है मलाशय। जो बड़ी आंत है उसका अंतिम जो भाग होता है, उस भाग को क्या बोलते हैं? मलाशय कहते हैं।
ये जो भाग है इसके अंदर यहाँ पर जो मल होता है या फिर अपचित जो भोजन होता है उसको अस्थायी रूप से संग्रहित रखा जाता है, अस्थायी रूप से संग्रहित रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो मलाशय है ये आगे जाकर किसके अंदर खुलता है, गुदा के अंदर। तो यहाँ पे जो पाचन तंत्र है इसका अंतिम भाग कौन सा होता है, गुदा वाला भाग। गुदा वाला वह भाग है जिसमें से अपचित भोजन को शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है, उस भाग को क्या कहते हैं, गुदा कहते हैं। इस भाग के अंदर बाह्य व आंतरिक, बाह्य व आंतरिक अवरोधिनी पाई जाती है जो कि गुदा द्वार के यहाँ पर खुलने और बंद होने की जो क्रिया होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो देखना दोबारा कि जो छोटी आंत है उसके 3 भाग है, जेजुनम, इलियम व यहाँ पे जेजुनम, इलियम और यहाँ एक होती है इसमें ग्रहणी। ग्रहणी इसका प्रथम भाग है, 25 सेंटीमीटर लंबी है। इसके अंदर यकृत और अग्नाशय ग्रंथियों के स्राव मिलते हैं। जेजुनम इसका मध्य भाग होता है, ये छोटी आंत का लगभग 1 मीटर लंबा भाग होता है। इलियम शुद्रांतर होती है, बड़ा भाग होता है, कुंडलित संरचना के रूप में उपस्थित होती है। फिर आता है इसमें बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी 3 भाग है, सिक्कम वाला हो गया, कोलोन वाला और मलाशय। सिक्कम वाला जो भाग है इस भाग के अंदर 10 सेंटीमीटर व्यास की और 8 सेंटीमीटर लंबी यहाँ पर एक नलिका की समान संरचना उपस्थित होती है जिसे कर्मी रूपी परिशेषिका कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो कर्मी रूपी परिशेषिका है ये मानव के अंदर एक अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। सेकंड आता है इसमें कोलोन। लंबी अकुंडली संरचना है, लंबाई होती है इसकी 130 सेंटीमीटर। इसके अंदर जल व लवणों को अवशोषित करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है। इसका जो अंतिम भाग है वो रेक्टम आता है। रेक्टम अंतिम भाग है, यहाँ पे जो मल या फिर अपचित भोजन होता है उसको अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। और अंतिम भाग आता है इसमें यहाँ पे गुदा, जो पाचन तंत्र है उसका अंतिम भाग है। यहाँ पर गुदा के अंदर बाह्य व आंतरिक अवरोधिनी पाई जाती है जो कि गुदा द्वार को खुलने व बंद होने के अंदर मदद करती है। यह था इसमें मानव के अंदर पाचन तंत्र। अब देखो पाचन तंत्र के अंदर एक तो बताई थी आपको आहार नाल और दूसरी थी इसमें पाचक ग्रंथियां। अब तक जो पढ़ा है वह है यहाँ पे आहार नाल की संरचना। मुख से लेकर के गुदा तक जो भाग है वो किसके अंदर आता है, यहाँ पे आहार नाल के अंदर। सेकंड जो भाग आता है इसमें पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों का मतलब होता है ऐसी ग्रंथियां जिनका जो स्राव है भोजन के पाचन के अंदर मदद करता है। उन ग्रंथियों को यहाँ पर पाचक ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। देखो मानव में यहाँ पर 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहली आती है यहाँ पे लार ग्रंथि, नंबर 1 आती है यहाँ पे लार ग्रंथि, नंबर 2 आती है यहाँ पे यकृत और नंबर 3 आती है यहाँ पे अग्नाशय। देखो 3 ग्रंथियाँ हैं, लार ग्रंथि हो गई, यकृत ग्रंथि हो गई और अग्नाशय ग्रंथि। अब देखो लार ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर लार ग्रंथियों के द्वारा लार का श्रावण किया जाता है। लार ग्रंथियों के द्वारा लार का श्रावण किया जाता है। और जो लार है ये यहाँ पर क्षारीय होती है, इसकी pH 7.2 होती है। देखो लार या लार का श्रावण लार ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है और यहाँ पर इसकी pH कितनी होती है, 7.2, इसलिए इसका माध्यम कौन सा होगा, क्षारीय। देखो एक होती है यहाँ पे अधोजंब, एक होती है अधोजीव्या और एक होती है कर्ण पूर्व ग्रंथि। अब मुख गुहा के अंदर 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है, अधोजंब, अधोजीव्या और कर्ण पूर्व ग्रंथियां। तीनों ग्रंथियां यहाँ पे
लार का स्रावण करती है। जो लार है, इस लार के अंदर टाइलिन एंजाइम, लाइसोजाइम और श्लेष्मा उपस्थित होती है। लार के अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम और श्लेष्मा उपस्थित होती है। जो टाइलिन एंजाइम है ये भोजन के पाचन के अंदर मदद करेगी। जो टाइलिन एंजाइम है भोजन के पाचन के अंदर मदद करता है। इसके अलावा जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। तीसरा आता है यहाँ पे श्लेष्मा, भोजन को मुलायम और लसलसा बनाने का कार्य करती है। जब मुख गुहा के अंदर भोजन को चबाया जाता है तो उस दौरान भोजन को मुलायम व लसलसा बनाने का कार्य श्लेष्मा के द्वारा किया जाता है। सेकंड जो ग्रंथि है ये आती है आपकी यकृत। देखो, यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसकी जो उत्पत्ति होती है ये एंडोड्रम के द्वारा होती है। उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? एंडोड्रम के द्वारा। शरीर के अंदर कहाँ पर पाई जाती है? डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के नीचे की ओर उपस्थित होती है। कहाँ पर पाई जाती है? डायफ्राम के नीचे की ओर दाईं ओर उपस्थित होती है। यकृत यहाँ पर दो पालियों के अंदर विभक्त होता है या फिर यकृत दो पालियों से मिलकर बना होता है, जिन्हें दाईं और बाईं पाली के नाम से जाना जाता है। दाईं पाली यहाँ पे बड़ी होती है और जो बाईं पाली होती है ये छोटी होती है। देखो, यहाँ पे जो यकृत है दो पालियों से मिलकर बना होता है, जिन्हें दाईं व बाईं पाली के नाम से जाना जाता है। दाईं पाली बड़ी होती है और बाईं पाली यहाँ पे छोटी होती है। इसके अलावा इन दो पालियों के अलावा भी यकृत में दो छोटी पालियाँ और पाई जाती है। दो छोटी पालियाँ पाई जाती है जिन्हें क्वाड्रेट व कोडेट के नाम से जाना जाता है। दो छोटी पालियाँ और है, एक तो है क्वाड्रेट और दूसरी होती है इसमें कोडेट। देखो, एक यहाँ पे बड़ी पाली है, दूसरी इसमें छोटी पाली। इसके अलावा ये वाला भाग हो गया, इसमें क्वाड्रेट वाला भाग हो गया, नीचे वाला भाग इसमें कोडेट के नाम से जाना जाता है। ये इसमें यहाँ पे दाई पाली होगी, ये इसके अंदर बाई पाली। जो दाई पाली होती है उसी के अंदर यहाँ पर पिताशय वाला भाग उपस्थित होता है। देखो, जो दाई पाली होती है इस दाई पाली के अंदर क्या पाया जाता है? पिताशय उपस्थित होता है। पिताशय के द्वारा यहाँ पे पीत रस का श्रावण किया जाता है। पिताशय के द्वारा किसका श्रावण किया जाता है? पीत रस का श्रावण किया जाता है। पीत रस यहाँ पे हरे पीले रंग का रस होता है या तरल पदार्थ होता है। यहाँ पे इस पीत रस में जल पीत वर्णक, अब देखो पीत वर्णक होते हैं बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन। पीत वर्णक कौन से होते हैं? बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन। इसके अलावा जो पीत रस होता है उसके अंदर पीत लवण पाया जाता है, जो कि पीत कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। देखो, पीत रस के अंदर जल पाया जाता है, पीत वर्णक और पीत लवण उपस्थित होते हैं। जो यकृत की पालियाँ होती है ये आपस में मिलकर के यकृत वाहिनी का निर्माण करती है। यकृत वाहिनी आगे जाकर के पीत वाहिनी का निर्माण करेगी
और ये जो पीत वाहिनी होती है ये किसके अंदर खुलती है? ग्रहणी के अंदर खुलती है। पीत वाहिनी किसके अंदर खुलेगी? ग्रहणी के अंदर खुलती है। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि जो यकृत ग्रंथि है इसके कार्यों की, कि यकृत यहाँ पे कौन कौन से कार्य संपन्न करता है। तो देखो पहला कार्य होता है यहाँ पे पीत रस का श्रावण। पहला कार्य कौन सा है? यहाँ पे जो पीत रस होता है उसका श्रावण किसके द्वारा किया जाता है? जो यकृत होता है या फिर पित्ताशय होता है उसके द्वारा किया जाता है। दूसरा आता है जो एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड उनके डी एमिनेशन में, एमिनो अम्ल के डी एमिनेशन के अंदर यहाँ पर यकृत द्वारा इनका अवगठन किया जाता है। और डी एमिनेशन का मतलब होता है एमिनो एसिड का अवगठन। तीसरा जो कार्य आता है यहाँ पर यूरिया का फॉर्मेशन। अपने शरीर के अंदर यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है ये कहाँ पर होता है? यकृत के अंदर। फिर आता है यहाँ पे विटामिन ए का निर्माण और संग्रहण यकृत द्वारा। साथ में जो विटामिन डी और B12 इनका यहाँ पे संग्रहण किया जाता है। तो देखो 3 प्रकार के विटामिन है जिनका संग्रहण है ए, डी और B12, और संश्लेषण केवल किसका हो रहा है? यहाँ पे विटामिन ए का संश्लेषण होता है। इसके अलावा भ्रूणीय अवस्था के अंदर यहाँ पर जो यकृत होता है, यकृत द्वारा सर्वप्रथम जो ब्लड होता है उसका ब्लड का निर्माण किया जाता है। इसलिए भ्रूणीय अवस्था के अंदर जो यकृत है इसे हीमोपायोटिक अंग के नाम से जाना जाता है। देखो भ्रूणीय अवस्था के अंदर यहाँ पर जो भ्रूण होता है उसके अंदर सबसे पहले ब्लड का फॉर्मेशन किसके अंदर होगा? यकृत के अंदर होता है। इसलिए यहाँ पर इसे हीमोपायोटिक ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। जबकि आप एडल्ट या वयस्क अवस्था की बात करते हो या फिर भ्रूणीय अवस्था के बाद की बात करते हो तो यकृत के अंदर जो आरबीसी होती है उसका मर्त जो आरबीसी होती है उसको यहाँ पर नष्ट किया जाता है। देखो 2 चीज़ें हैं, भ्रूणीय अवस्था के अंदर तो यकृत द्वारा ब्लड का फॉर्मेशन किया जाता है और भ्रूणीय अवस्था के पश्चात यहाँ पर जो शरीर होता है, शरीर के अंदर जो मर्त आरबीसी होती है उसका अवगठन भी यकृत के अंदर किया जाता है। फिर आता है यहाँ पे जो यकृत होता है इसके द्वारा ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया के लिए आवश्यक जो प्रोटीन है उसका निर्माण भी यहाँ पर यकृत के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन कौन सी है? यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। इन प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा। इसके अलावा जो यकृत होता है, यकृत में हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक कारक का निर्माण किया जाता है। ये जो हिपेरिन है यहाँ पर क्या करता है? जो रक्त वाहिनियाँ होती है, रक्त वाहिनियाँ इनके अंदर ब्लड को जमने से रोकने का कार्य करता है। देखो एक तो यहाँ पर रक्त का थक्का बनाने के लिए जो आवश्यक प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन इनका निर्माण कर रहा है, और दूसरा है यहाँ पर हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक का निर्माण किया जाता है जो कि रक्त वाहिनियों के अंदर ब्लड को जमने से रोकने का कार्य करती है। इसके अलावा यहाँ पर जो यकृत है इसके अंदर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के निर्माण की क्रिया पाई जाती है। इसके अलावा इन्वर्स क्रिया भी होगी कि जो ग्लाइकोजन है उससे वापस ग्लूकोज का निर्माण हो सकता है। एक क्रिया आती है यहाँ पर जो वसीय अम्ल होते हैं और एमिनो अम्ल होते हैं उनसे भी यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होता है, और इस क्रिया को यहाँ पर ग्लूकोनियोजिनेसिस कहते हैं। वसीय अम्ल और एमिनो अम्ल ये आपस में मिलकर के
ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे यकृत के कार्य है, जैसे पीतरस का स्रावण हो गया, एमिनो अम्ल है, इनके अवगठन की क्रिया भी यकृत में संपन्न होती है। अवगठन की जो क्रिया है उसे डीएमिनेशन के नाम से जाना जाता है। एक आता है यूरिया का फॉर्मेशन, यकृत में होगा। विटामिन ए का निर्माण और संग्रहण, और विटामिन डी और विटामिन बी12 का संग्रहण भी यकृत में होता है। भ्रूणीय अवस्था में ब्लड का फॉर्मेशन यकृत द्वारा होता है, इसलिए इसे हीमोपोएटिक ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके पश्चात ये मर्त आरबीसी का अवगठन करने का कार्य करता है। फिर आता है जो ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया है उसके लिए आवश्यक जो प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन और जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, उसका निर्माण भी यकृत के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हिपेरिन नामक जो प्रतिस्कंदक कारक है उसका निर्माण भी यकृत के द्वारा किया जाता है, जो कि ब्लड को रक्त वाहिनियों के अंदर जमने से रोकता है। इसके अतिरिक्त ग्लूकोज से ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण यकृत के द्वारा, वसी अम्ल और एमिनो अम्ल से ग्लूकोज का निर्माण भी यकृत के द्वारा किया जाता है। वसी अम्ल और एमिनो अम्ल से ग्लूकोज की निर्माण की जो क्रिया होती है उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। तो देखो सेकंड ग्रंथि है आपकी लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि है, एंडोड्रम के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। डायफ्राम के नीचे की ओर उपस्थित होती है। 2 पालियाँ होती है जिसमें एक छोटी और एक बड़ी। इसके अलावा इसमें जो दाई पाली होती है उसके अंदर पित्ताशय होता है। पित्ताशय के द्वारा पीतरस का स्रावण किया जाता है। पीतरस हरे पीले रंग का द्रव होता है। पीतरस के अंदर जल पीतवर्णकों का निर्माण बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन के द्वारा होता है। इसके अलावा पीत लवण पीत कोलेस्ट्रॉल के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो यकृत की जो पालियाँ होती है ये यकृत वाहिनी का निर्माण करती है, और जो यकृत वाहिनियाँ है ये पीत वाहिनी का निर्माण करेगी, और पीत वाहिनियाँ ग्रहणी के अंदर खुलती है। यकृत के अंदर जो 2 पालियाँ हैं उनके अलावा 2 छोटी पालियाँ और पाई जाती है, जिन्हें क्वाड्रेट व कोडेट के नाम से जाना जाता है। अब देखो नंबर 3 आता है यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि। नंबर 3 अग्नाशय ग्रंथि। देखो अग्नाशय ग्रंथि ये कहां पर पाई जाती है? आमाशय के नीचे की ओर, आमाशय के नीचे की ओर पाई जाती है। उत्पत्ति की बात करोगे तो इसकी जो उत्पत्ति है वो भी किसके द्वारा होती है? यहाँ पे एंडोड्रम के द्वारा होती है। उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? एंडोड्रम के द्वारा। देखो अग्नाशय जो ग्रंथि है इसके द्वारा अग्नाशय रस का स्रावण किया जाता है, और ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, पहली यहाँ पे यकृत थी और सेकंड नंबर पे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि यहाँ पर मिश्रित प्रकार की होती है। मिश्रित का मतलब होता है इस ग्रंथि का जो स्राव होता है, स्राव के आधार पर ये अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है। स्राव के आधार पर ये अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है, इसलिए इस ग्रंथि को यहाँ पर मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अब देखो इस ग्रंथि में यहाँ पर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। 2 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित है, जिसके अंदर पहली आती है एसिनाई। पहली कोशिका कौन सी है? एसिनाई। और दूसरी आती है इसमें लेंगर हेंस द्वीप कोशिकाएं। पहली तो है एसिनाई और दूसरी आती है लेंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। एसिनाई की जो कोशिकाएं हैं ये यहाँ पर संयोजी ऊतक के बीच बीच में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? संयोजी ऊतक के बीच बीच के अंदर उपस्थित होती है। यहाँ पर ये जो
एसिनाई होती है ये बहिस्रावी प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? बहिस्रावी प्रकार की। और इनके द्वारा यहाँ पर अग्नाशी रस का श्रावण किया जाता है। देखो, जो अग्नाशय की एसिनाई कोशिकाएं होती है ये बहिस्रावी प्रकार की होती है और इनके द्वारा यहाँ पर अग्नाशय रस का श्रावण किया जाता है। सेकंड आता है इसमें लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। ये जो कोशिकाएं होती है ये अंतःस्रावी प्रकार की होती है। किस प्रकार की होगी? अंतःस्रावी प्रकार की। इसके अंदर यहाँ पर 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है, जिनमें एक तो होती है एल्फा सेल, दूसरी होती है इसमें बीटा सेल और तीसरी होती है इसमें डेल्टा सेल। 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, एल्फा, बीटा और डेल्टा सेल। एल्फा जो कोशिकाएं होती है इनके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। एल्फा जो कोशिकाएं होती है इनके द्वारा कौन से हार्मोन का स्रावण किया जाता है? ग्लूकागोन का। जबकि बीटा जो कोशिकाएं होती है इनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का। और जो डेल्टा कोशिकाएं होती है इनके द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। तो देखो, यहाँ पर जो लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं हैं उनके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं, एल्फा, बीटा और डेल्टा। एल्फा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का, बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन और जो डेल्टा कोशिकाएं हैं इनके द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। तो यहाँ पर पाचक ग्रंथियों के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियाँ थी। पहली यहाँ पे लार ग्रंथि थी, दूसरी यकृत और तीसरी है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि आमाशय के नीचे की ओर पाई जाती है। इसके द्वारा अग्नाशय रस का स्रावण किया जाता है। एंडोड्रम के द्वारा इसकी उत्पत्ति है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखो, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके अलावा मिश्रित प्रकार है। मिश्रित का मतलब ये अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है। इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिसके अंदर नंबर 1 आता है एसिनाई कोशिकाएं और दूसरा आता है इसमें लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। एसिनाई जो कोशिकाएं होती है ये संयोजी ऊतक के बीच बीच में उपस्थित होती है। बहिस्रावी प्रकार की होती है, मतलब ये अपने स्राव को बाहर की ओर निष्कासित करती है। इसका जो स्राव होता है उस स्राव को अग्नाशय रस के नाम से जाना जाता है। फिर है लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। ये अंतःस्रावी प्रकार की है और इनके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं आती है, एल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। एल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है और जो डेल्टा कोशिकाएं होती है उनके द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।